नमस्कार दोस्तों, डैफोडिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आपका हार्दिक स्वागत। मैं राकेश कुमार शव। हमारा जो हिंदी के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वर्ण विचार, और वर्ण विचार के टॉपिक के अंदर हमने स्वरों का विभाजन पढ़ लिया था और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो हम पढ़ रहे थे। व्यंजनों का वर्गीकरण के अंदर हमने दो प्रकार पढ़े थे। एक तो हमने ये पढ़ा था कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, और एक जो आधार रखा गया है वो प्रयत्न का आधार रखा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने 11 प्रकार से वर्गीकरण पढ़ लिए थे। कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, होष्ठ है, कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालिवे है और काकल्य है या फिर वर्तस्य, इस प्रकार। दूसरा जो आधार है वो है प्रयत्न के आधार पर है। हमने ये भी पढ़ा था प्रयत्न के आधार पर इसके 3 उपभेद किए गए और 3 उपभेदों के अंदर एक जो आधार रखा गया है वो स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज के आधार पर है, और एक जो प्राणवायु का आधार है और एक है उच्चारण के आधार पर। हमने ये पढ़ा है कि स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग, एक तो हम पढ़ेंगे अघोष और एक घोष या सहघोष। एक प्राणवायु या अलाप्राण के आधार पर 2 उपभेद है, एक अलाप्राण है, एक महाप्राण है, और उच्चारण के आधार पर कितने हैं? 8 है। उन 8 का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रयत्न के आधार पर इसका वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर हमने पहला जो आधार है वो आधार ये है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों कंपन के आधार पर। देखो, कंपन से तात्पर्य है कि जब हम वर्णों का जब उच्चारण करेंगे तो हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें कहीं ना कहीं गूंज या कंपन होती है, और कुछ वर्णों में गूंज या कंपन है कम होती है और कुछ में अधिक होती है। इसके आधार पर इसका 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। 2 प्रकार से हम वर्गीकरण की बात देखें। एक तो जो वर्ण है वो कौन से है? अघोष वर्ण है, अघोष। दूसरे जो वर्ण है वो कौन से हैं? घोष या सहघोष। घोष या सहघोष। घोष या सहघोष, जो ये दोनों शब्द हैं वो समानार्थी शब्द हैं। परीक्षा में घोष भी आ सकता है और सहघोष भी आ सकता है। अब देखें, इस घोष का अर्थ क्या होता है? इस घोष का अर्थ क्या होता है? नाद या गूंज या कंपन होता है। नाद या गूंज या कंपन है। ए का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। अर्थात इस शब्द की अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ यह है कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाद या गूंज या कंपन नहीं होता है या नाम मात्र होता है वो वर्ण तो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। और जो वर्णों में क्या होता है? गूंज होता है या नाद या गूंज सहित जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो वर्ण क्या कहलाते हैं? सहघोष कहलाते हैं। तो इस प्रकार स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर इन व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 प्रकार से किया गया है, अघोष और सहघोष। अब परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार आते हैं कि निम्न में से अघोष कौन सा है और सहघोष कौन सा है। तो हमने जो 44 वर्ण पढ़े हैं, 44 मूल वर्ण हमने पढ़े हैं, उसमें 33 हमने व्यंजन पढ़े हैं, 11 जो स्वर पढ़े हैं उनका हम वर्गीकरण पढ़ेंगे कि 33 मूल व्यंजन है उनमें अघोष कौन से हैं, सहघोष कौन से हैं, और स्वरों में घोष कौन से हैं और सहघोष कौन से हैं। तो इस प्रकार स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर 2 आधार हैं, तो अघोष हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? घोष और सहघोष। अब हम पढ़ेंगे घोष के अंदर कौन कौन से आएंगे और अघोष के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे। अघोष और दूसरा है घोष या सहघोष। अब जो व्यंजन हमने पढ़े हैं, व्यंजनों की मैं बात करूं तो हमने 25 तो क्या पढ़े हैं? सप्रश्न व्यंजन पढ़े हैं, और 4 हमने कौन से व्यंजन पढ़े हैं? अंतस्थ व्यंजन पढ़े हैं, और 4 ही हमने क्या पढ़े हैं? उत्सव व्यंजन पढ़े हैं। 25 सप्रश्न व्यंजन है, 4 अंतस्थ है और 4 ही वर्ण क्या है? उत्सव व्यंजन है। सप्रश्न व्यंजनों को हमने ये भी पढ़ा है कि इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि एक वर्ग के अंदर ये 5-5 जो वर्ण आते हैं तो इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब हम देखेंगे अघोष के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे या कौन कौन से वर्ग आएंगे।
और घोष या सहघोष के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो यदि हम अ घोष की बात करें तो अ घोष के अंदर आपको याद ये रखना है कि प्रत्येक वर्ण का जो पहला वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला जो वर्ण है वो क्या होता है, अ घोष होता है। एक तो आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला जो वर्ण है, पहला वर्ण क्या होता है, अ घोष होता है। और प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा जो वर्ण है, दूसरा वर्ण भी क्या होता है, अ घोष होता है। तो यदि हम बात करें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, पहले और दूसरे के बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला एक में क आ गया, दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या आ गया, ख आ गया। च वर्ग के अंदर देखें च और ये छ हो गया। ट वर्ग के अंदर देखें ट और ठ हो गया। त वर्ग की बात करें तो एक त हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, थ हो गया। प वर्ग की बात करें प आ गया और एक क्या हो गया, थ हो गया। तो अ घोष के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे, जिन वर्णों का उच्चारण में गूंज या नाद नहीं होंगे वो कौन से हैं। एक तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, पहला वर्ण से तात्पर्य है कि क च ट त प। यदि आपको ये पूछे कि क च ट त प में से अ घोष है या स घोष है तो ये पांचों जो वर्ण है वो क्या है, अ घोष है। एक अपने ये लिखा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा जो वर्ण, दूसरा वर्ण से तात्पर्य है कि ख श ठ थ और फ। इन वर्गों को यदि आपसे पूछे कि ये जो वर्ण है वो अ घोष है या स घोष है तो ये भी नाद या कंपन के आधार पर ये वर्ण क्या है, अ घोष है। तो अ घोष के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो पांच तो ये हो गए, क च ट त प, क्या हो गए, क च ट त प। और पांच ही कौन से हो गए, दूसरे वर्ण हो गए ख छ ठ थ और फ। तो इस प्रकार इनकी कुल बात देखें वर्णों की संख्या की कितनी हो गई, 10 हो गई। इसके अलावा तीन ध्वनि इसके अंदर है। तीन ध्वनि कौन सी है, तीनों जो हमने स पढ़े हैं, श स और ये स और स, ये तीनों जो ध्वनियां है, ये तीनों जो ध्वनियां है वो भी नाद या कंपन या गूंज के आधार पर क्या कहलाती है, अ घोष ध्वनियां कहलाती है। तो इस प्रकार आपको ये पूछे कि कुल जो अ घोष ध्वनि कितनी है, तो कुल अ घोष ध्वनियों की बात करें तो हम कुल अ घोष ध्वनियों की संख्या कितनी है, 13 है। तो स्वर तंत्रियों या कंपन के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार से किया गया है। एक तो अ घोष हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, घोष और स घोष। अब हमने पढ़ लिया घोष का अर्थ क्या होता है, नाद या गूंज होता है, और अ का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन या गूंज नहीं होती है या नाम मात्र होती है वो वर्ण क्या कहलाते हैं, अ घोष कहलाते हैं। बात यह है कि परीक्षा के अंदर प्रश्न किस प्रकार से आएगा, तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा जिस प्रकार आपको चार वर्ण दे दिया, एक में क दे दिया, एक में ख दे दिया, एक में स दे दिया और एक में ग दे दिया, और आपको पूछ लिया निम्न में से अ घोष वर्ण नहीं है। तो हमने पढ़ा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या है, अ घोष है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण भी क्या है, अ घोष है। और यहाँ पर श दे रखा है, स भी क्या है, अ घोष है। लेकिन ये जो ग है वो ग क्या है, तीसरा वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा है। तो ये तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, घोष या क्या हो जाएगा, स घोष हो जाएगा। तो परीक्षा में आपको अ घोष और स घोष के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से अ घोष कौन से हैं और स घोष कौन से हैं। अब बात ये आ गई कि स घोष कौन से हैं। अब देखो समझने के लिए हमने अ घोष पढ़ लिया है, 5 और 5 10, 10 और 3 कितने हो गए, 13 हो गए। अब देखो हमने जो वर्णों की जो बात की है, वर्ण हमने 44 मूल वर्ण पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं, 44 मूल वर्ण पढ़े हैं, और 44 में से 13 जो ध्वनियां वो तो क्या आ गई, अ घोष होगी। और यदि हम 44 में से 13 ध्वनियां को निकालें तो शेष तो ध्वनियां वो कितनी बच गई, 31 बच गई। तो आपको ये पूछे कि स घोष या घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या कितनी होती है, 31 होती है। और 31 का उल्टी यदि हम संख्या करें तो ये कितनी हो गई, 13 हो गई। तो आपको याद रखने के लिए ये रखना है कि अ घोष ध्वनियां कितनी है, 13 है। शेष जो 31 ध्वनियां बच गई वो क्या है, घोष या स घोष है, और उनकी संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई। तो आपको 44 की 44 वर्ण याद रखने कोई जरूरी नहीं है, आपको केवल 13 ध्वनियां याद रखनी है। शेष जो 44 में से बचेंगे वो सभी ध्वनियां क्या कहलाएगी, घोष कहलाएगी, चाहे वो व्यंजन वर्ण आ जाए, चाहे वो कौन से आ जाए, स्वर आ जाए। तो इस प्रकार स्वर तंत्रियों के आधार पर हमने दो पढ़ लिए, एक तो अ घोष हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, घोष हो गया। अ घोषों की संख्या कितनी होगी, 13 है, और स घोषों की संख्या कितनी है, 31 है। अब हम देखेंगे 31 है कौन कौन से। तो 31 वर्णों की हम बात करें तो घोष या स घोष के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो एक तो आपको ध्यान रखना है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा जो वर्ण है वो क्या होता है, घोष या स घोष होता है।
एक प्रत्येक वर्ण का चौथा जो वर्ण है, प्रत्येक जो वर्ग है उसका जो चौथा वर्ण है वो भी क्या होता है, सैगोस होता है। और एक प्रत्येक वर्ग का पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण है वो भी क्या होता है, घोष या सैगोस होता है। अब प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा या पांचवे की बात करें तो हमने पहला वर्ग के अंदर क और ख ये दोनों ध्वनि क्या आ गई है, एगोस आ गई है। इस वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो गया, ग हो गया। चौथे वर्ण की बात करें, चौथा वर्ण क्या हो गया, घ। और पांचवा ये अंग, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण के आधार पर ये क्या है, घोष या सैगोस है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। इसी प्रकार च वर्ग का हो जाएगा तीसरा, चौथा और पांचवा। इसी प्रकार ट वर्ग का, इसी प्रकार त वर्ग का, इसी प्रकार प वर्ग का। तो ये जो वर्ण है 15 जो वर्ण है, ये 15 जो वर्ण क्या हो गए, घोष या सैगोस हो गए। एक तो याद रखना है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा और प्रत्येक वर्ग का पांचवा। इसके अलावा कौन कौन सी ध्वनि है देखो, इसके अलावा एक हमारे पास ये अंतस्थ जो व्यंजन है चारों, ये र, ल और व, ये अंतस्थ जो चारों जो वर्ण है, तो ये चारों वर्ण भी आपको कंपन के आधार पर क्या करना है, घोष वर्ण बताना है। कि हमने ए घोष के अंदर केवल 13 ध्वनियां शामिल की है, शेष 31 की बात करें तो 15 ध्वनियां तो ये आ जाएगी। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण 5 ये हो गए, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण 5 ये हो गए, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण 5 ये हो गए। और इसके अलावा 4 ध्वनि हमारे पास ये, र, ल, व। अब देखो उस व्यंजनों के अंदर हमने तीनों सै को तो किसमें शामिल कर लिया है, ए घोष के अंदर कर लिया है। लेकिन उस व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। और 4 है तो चौथा यहाँ पर हम किसमें शामिल करेंगे, यहाँ पर है वो कौन सा वर्ण कहलाता है, घोष और सैगोस कहलाता है, ठीक है ना। तो कुल संख्या हम देखें तो 5, 5 10, 5 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यदि आपको कुल सैगोस व्यंजन ध्वनियां पूछे, यदि आपसे प्रश्न ये पूछे कि हिंदी के अंदर कुल सैगोस व्यंजन ध्वनियां है, तो व्यंजन हम ध्वनियों की बात करें तो व्यंजन ध्वनियां कितनी हो गई, 20 हो गई। क्योंकि हमारे पास 20 जो व्यंजन है वो तो कौन से हो गए, सैगोस हो गए। और 13 जो व्यंजन है वो क्या हो गए, एगोस हो गए। इस प्रकार हमने जो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी पढ़ी है, 33 पढ़ी है। अब बात है कि स्वर क्या है, प्रश्न ये आ सकता है कि स्वर होते हैं एगोस या सैगोस। तो सभी जो स्वर है वो सभी स्वर क्या माने जाते हैं, घोष या सैगोस माने जाते हैं। तो स्वरों की संख्या हमने कितनी पढ़ी है, 11 पढ़ी है। तो सभी जो 11 जो स्वर है, 11 स्वर है वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, गूंज या कंपन के आधार पर क्या होते हैं, सैगोस होते हैं। तो इस प्रकार कुल संख्या की हम बात करें तो कुल संख्या इनकी कितनी हो गई, 31 हो गई। तो इस प्रकार स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार हो गए हैं, 2 हो गए हैं। एक तो एगोस, दूसरा कौन सा है, घोष या सैगोस। एगोस वर्ण कौन कौन से हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्लस में श, तीनों से। तो कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या कितनी होगी, 13 होगी। और घोष और सैगोस की हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, प्लस में ये, र, ल, व और है। और इसके अलावा सभी जो स्वर हैं वो सभी स्वर का कंपन के आधार पर क्या माने जाते हैं, घोष और सैगोस माने जाते हैं। तो कुल संख्या की बात करें घोष और सैगोस की कितनी होगी, 31 होगी। तो प्रश्न आपसे ये पूछे कि कुल घोष या सैगोस ध्वनियां कितनी होती है, तो कितनी बतानी है, 31 बतानी है। और कुल सैगोस व्यंजन ध्वनियों की बात पूछे तो व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो इस प्रकार हमने पहला जो आधार रखा गया है वो क्या रखा है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर रखा गया है। और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर ये कितने प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, 2 प्रकार पढ़ लिए हैं। एक तो एगोस पढ़ लिया, दूसरा कौन सा पढ़ लिया है, सैगोस पढ़ लिया है। इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि एक जो आधार रखा गया है वो क्या है, प्राणवायु का आधार है। प्राणवायु से तात्पर्य ये है कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो फेफड़ों से जो हवा निकलती है वो मुख से कम मात्रा में निकले या अधिक मात्रा में, इसके आधार पर इसका क्या गया है, उपभेद या वर्गीकरण किया गया है। एक तो नाम दिया गया है अलाप्राण और दूसरा क्या दिया गया है, महाप्राण दिया गया है। तो दूसरा हम वर्गीकरण आज पढ़ेंगे कंपन और प्राणवायु के आधार पर। कौन सा है, प्राणवायु के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर दूसरा जो आधार रखा गया है वो है प्राणवायु। प्राणवायु के आधार
प्राणवायु के आधार पर इसके जो उपभेद किए गए हैं वो भी कितने प्रकार है? दो है। दो हैं कौन कौन से? एक तो नाम दिया गया अलप प्राण, अलप प्राण। दूसरा जो नाम दिया हुआ है महाप्राण, अलप प्राण और महाप्राण। अब तात्पर्य के देखो, अलप से तात्पर्य क्या होता है? अलप का अर्थ क्या होता है? कम होता है, और महा का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो किन्हीं वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख से अधिक मात्रा में निकलती है और किन्हीं वर्णों के उच्चारण में कम मात्रा में निकलती है। इसके आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया है, एक तो अलप प्राण हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? महाप्राण। बात ये प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा निम्न में से अलप प्राण कौन सा है और महाप्राण कौन सा है। अब हम पढ़ेंगे अलप प्राण के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे और महाप्राण के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे। जिस प्रकार हमने अघोष और क्षयघोष का वर्गीकरण किया है, इसी प्रकार अलप प्राण और महाप्राण ध्वनियां कौन कौन सी है। तो हम देखें अलप प्राण के अंदर, अलप प्राण के अंदर यदि हम पांचों वर्गों की बात करें, सप्रश व्यंजन है, उन पांचों वर्गों का जो उच्चारण स्थान में अलप प्राण कौन से और महाप्राण कौन से हैं। तो आपको याद ये रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है? अलप प्राण और अघोष होता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है वो क्या है? अघोष भी होता है, और प्रत्येक वर्ग का जो पहला जो वर्ण है वो क्या होता है? अलप प्राण भी होता है। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा जो वर्ण है वो भी क्या माना जाता है? प्राणवायु के आधार पर क्या माना जाता है? अलप प्राण माना जाता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण है वो भी क्या माना जाता है? अलप प्राण माना जाता है। मतलब विशेष संख्या में आपको याद रखना है 1, 3, 5। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो प्राणवायु के आधार पर क्या माने जाते हैं? अलप प्राण माने जाते हैं। कि जब हम क, ख, ग इनका उच्चारण करते हैं, एक तो हम क का उच्चारण करते हैं और एक ख का उच्चारण करते हैं। तो जब हम क का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, और जैसे हम ख का उच्चारण करते हैं तो ख के उच्चारण में प्राणवायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। तो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है, वर्ग के जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? अलप प्राण कहलाते हैं। तो महाप्राण में कौन से आएंगे? तो महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा प्लस में प्रत्येक वर्ग का चौथा जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रत्येक वर्ग का जो चौथा जो वर्ण है वो प्राणवायु के आधार पर क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अब हम देखें वर्ण कौन से हो गए। तो पहले वर्ग की आप बात करें तो पहला वर्ग क्या है? क। एक तो क आ गया, क का तीसरा क्या हो गया? ग, और ये पांचवा अंक। तो ये जो क है, ये जो हमें क पांचवा है उसमें पहला, तीसरा और पांचवा ये जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? अलप प्राण कहलाते हैं। और दूसरा और ये चौथा ये जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो अलप प्राण और महाप्राण की यदि हम बात करें तो अलप प्राण के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो प्रत्येक वर्ग का पहला आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? अलप प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण है वो क्या होता है? अलप प्राण होता है। इसके बाद में प्रत्येक वर्ग का दूसरा क्या होता है? महाप्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का चौथा जो वर्ण है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। तो पांचों वर्गों की बात करें तो पांचों वर्गों के अंदर पहला, तीसरा, पांचवा तो अलप प्राण हो जाएंगे, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। इसी प्रकार च के अंदर देखें, ये च, ज और ये तीन जो वर्ण है वो क्या है? अलप प्राण है। और ये छ और ये झ, ये दो जो है वो कौन से हैं? महाप्राण है। इस प्रकार हम ट वर्ग की बात करें, ट, ड और ये अण है, ये तीन क्या हो जाएंगे? अलप प्राण हो जाएंगे। और ये ठ और ये ढ ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। इसके बाद में त वर्ग की बात करें, त, द और ये न, ये तीन अलप प्राण है। थ और ये ध ये दो महाप्राण हो जाएंगे। प वर्ग की बात करें तो प, ब और ये मैं, ये तीन अलप प्राण है। और फ और भ ये क्या है? महाप्राण है। इस प्रकार ये 5 प्रथम वर्ग आ गए, 5 से तीसरा वर्ण आ गया, और 5 से क्या आ गए? पंचम वर्ण आ गया। तो ये 15 सप्रश व्यंजन ये हो गए। और दूसरे के अंदर देखें तो 5 ये हो गए,
और 5 ये चौथा वर्ण हो गए तो 10 ये हो गए। तो सप्रश व्यंजनों के अंदर हमने जो 25 पढ़े हैं तो 25 में से 15 तो अलप्राण ध्वनि है और 10 कौन सी है, महाप्राण ध्वनि है। इसके अलावा हमारे पास अंतस्थ व्यंजन रह गए और उष्म व्यंजन रह गए। अब यदि हम अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन की बात करें, इसमें अलप्राण कौन से और महाप्राण कौन से हैं। तो यदि हम उच्चारण के आधार पर देखें तो एक तो हम ये र ल व का उच्चारण करते हैं और एक हम श और ह का उच्चारण करते हैं। अब हम ये र ल का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु मुख से कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, और जैसे हम श ह का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। तो अधिक वाले क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं, और कम वाले क्या कहलाते हैं, अलप्राण कहलाते हैं। तो इन 15 के अलावा हम देखें तो 15 के अलावा हमारे पास एक तो ये र ल और ये व, ये चार जो ध्वनि है वो क्या कहलाती है, अलप्राण ध्वनि कहलाती है। ये र ल और व, ये चार जो ध्वनि है वो क्या कहलाती है, अलप्राण ध्वनि कहलाती है। और यहाँ पर देखें तो ये चार ध्वनि है श और स और है, ये चार ध्वनि है वो क्या कहलाती है, महाप्राण कहलाती है। अब आपको पूछे कुल महाप्राण ध्वनि कितनी है। कुल महाप्राण ध्वनियों की बात करें तो 5 तो हमारे पास ये दूसरा वर्ण के हो गए, और 5 हमारे पास ये चौथा वर्ण हो गए, 4 वर्ण ये हो गए। तो कुल वर्णों की यदि आपको संख्या पूछे तो कुल महाप्राण ध्वनियां कितनी है, 14 महाप्राण ध्वनि है। चाहे आपको ये पूछे कुल महाप्राण व्यंजन ध्वनियां कितनी है तो भी कितनी है, 14 है। और कुल महाप्राण ध्वनियां कितनी है तो भी कितनी है, 14 है। और 14 है कौन कौन सी, तो 5 दूसरे वर्ग वाले आ जाएंगे, और 5 कौन से आ जाएंगे, चौथे वर्ग वाले आ जाएंगे। शेष रह गया हमारे पास श और है, 4 ये हो गए। तो कुल कितने हो गए, 14। अब शेष तो ध्वनि है, शेष ध्वनियों की हम बात करें तो 5 प्रथम वर्ग वाले हो गए, 5 ही तीसरे वाले हो गए, और 5 ही पांचवें हो गए, 15 ये हो गए, 4 ध्वनि ये हो गई। तो हमारे पास 19 व्यंजन ध्वनि आ गई है। 19 व्यंजन जो ध्वनि है वो क्या कहलाती है, अलप्राण कहलाती है। और इसके अलावा 11 हमारे पास क्या है, स्वर है। तो ये 11 के 11 जो स्वर है वो भी क्या कहलाते हैं, प्राणवायु के आधार पर इनका जो विभाजन किया गया है वो क्या है, अलप्राण है। कुल यदि हम ध्वनियों की बात करें, कुल अलप्राण ध्वनियां कितनी है, तो कुल अलप्राण ध्वनियां कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो 30 अलप्राण ध्वनियां हो गई है, और 14 हमारे पास कौन सी हो गई है, महाप्राण ध्वनियां हो गई है। इस प्रकार हमने मूल जो वर्णों की संख्या है, मूल वर्ण कितने पढ़े थे, 44 पढ़े थे, और 44 में से आपको अलप्राण वर्णों की संख्या पूछे तो कितने हैं, 30 है। और महाप्राण वर्णों की संख्या पूछे तो महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 14 है। 30 के अंदर है कौन कौन से, तो आपको 11 तो क्या है, व्यंजन ध्वनियां याद रखनी है, 19 तो सॉरी व्यंजन ध्वनियां याद रखनी है, और 11 आपको क्या याद रखने हैं, स्वर याद रखने हैं। और 19 व्यंजन है कौन कौन से, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्लस में ये र ल व, और प्लस में सभी जो स्वर है ये सभी क्या कहलाते हैं, अलप्राण कहलाते हैं। और महाप्राण के अंदर देखें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, प्लस में स है वो ध्वनियां क्या कहलाती है, महाप्राण कहलाती है। तो इस प्रकार हमने प्रयत्न के आधार पर 3 आधार रखे थे, एक तो प्राणवायु का आधार, एक कंपन का आधार, और तीसरा हमने पढ़ा था उच्चारण का आधार। तो हमने 2 पढ़ लिए, एक तो कंपन के आधार पर 2 वर्गीकरण पढ़ लिए, घोष और अघोष, और एक हमने प्राणवायु के आधार पर पढ़ लिया अलप्राण और महाप्राण। अब हमारा तीसरा जो वर्गीकरण है, तीसरा जो भेद किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, उच्चारण के आधार पर। और हमने ये पढ़ा है कि उच्चारण के आधार पर जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है, 8 प्रकार से किया गया है। तो हम पढ़ेंगे व्यंजनों का जो वर्गीकरण कितने प्रकार, 8 प्रकार। तीसरा जो आधार है वो है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर है, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कितने, 8 है। कितने हैं, 8। अब 8 उच्चारण के आधार पर जो वर्गीकृत किए गए वो 8 है कौन कौन से हैं, तो देखें। पहला है सपर्शी,
एक हमने सप्रश या वर्गीय व्यंजन पढ़े। यदि आपसे ये पूछेंगे सप्रश या वर्गीय व्यंजन कितने हैं तो कितने हैं, 25 हैं। लेकिन परीक्षा में ये आ जाएगी सप्रशी व्यंजन कितने हैं, तो सप्रशी व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है, 16 है। सप्रशी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 16 है। तो उच्चारण के आधार पर जो 8 प्रकार है उसमें एक कौन सा है, सप्रशी है। इससे तात्पर्य है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे जो जीभ है मुख अवयव से कहीं ना कहीं सप्रश करती है, तो जहां पर जो सप्रश करती है, सप्रश के बाद में मुख से हवा निकलती है, वो वर्ण क्या कहलाते हैं, सप्रशी कहलाते हैं। और इनकी मूल जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 16 है। अब 16 है कौन कौन से, तो 16 की हम बात करें, क, ख, ग और ख, ये 4 वर्ण तो ये प्रथम वर्ग के क, ख, ग और घ। इसके बाद में यहाँ पर च वर्ग नहीं है, इसके बाद में ट वर्ग, ट, ठ, ड और ढ। इसके बाद में यहाँ पर त वर्ग, त, थ, द और ध। इसके बाद में यहाँ पर प वर्ग, प, फ, ब और ये ब। ये जो 16 ध्वनियां है, सप्रश ध्वनियां है, ये ध्वनियां उच्चारण के आधार पर क्या कहलाती है, सप्रशी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सप्रशी है। और सप्रशी की यदि आपको संख्या पूछे तो इनकी संख्या कितनी है, 16 है। और 16 के अंदर एक तो पंचवर्ण यहाँ पर शामिल नहीं है और एक यहाँ पर च वर्ग शामिल नहीं है। तो उच्चारण के आधार पर जो 8 वर्गीकरण किया गया, पहले कौन सा है, सप्रशी है। और सप्रशी की संख्या पूछे तो कितनी होगी, 16 होगी। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा जो उच्चारण के आधार पर जो भेद किया गया है वो वर्ण माने गए हैं संग्रशी। संग्रशी से तात्पर्य ये है कि जब जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा को बहुत अधिक घर्षण करना पड़ता है और घर्षण के बाद में मुख से ध्वनि जो बाहर निकलती है, वो वर्ण क्या कहलाते हैं, उच्चारण के आधार पर क्या कहलाते हैं, संग्रशी कहलाते हैं। संग्रशी यदि आपको व्यंजन वर्णों की संख्या पूछे तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। संग्रशियों की संख्या कितनी है, 4 है। और ये संग्रशी है कौन कौन से, कि हमने जो उत्सव व्यंजन पढ़े हैं, उत्सव व्यंजन जो पढ़े हैं, स, श, श है, वो उच्चारण के आधार पर क्या कहलाते हैं, संग्रशी कहलाते हैं। तो ये 4 कौन कौन से हैं, एक तो स, श, स और है। ये 4 जो वर्ण है वो उच्चारण के आधार पर क्या कहलाते हैं, संग्रशी कहलाते हैं। तीसरा जो उच्चारण के आधार पर किया गया है वो है सप्रश संग्रशी, जिनमें सप्रश भी होता है और हवा को बहुत अधिक संग्रश करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सप्रश संग्रशी। तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो कौन सा किया गया है, सप्रश संग्रशी किया गया है। और इनकी यदि आपको संख्या पूछे तो इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। और 4 है कौन कौन से, तो जो च वर्ग के 4 है, च, छ, ज और ये छ, ये 4 जो वर्ण है ये उच्चारण के आधार पर क्या माने जाते हैं, सप्रश संग्रशी माने जाते हैं। तो उच्चारण के आधार पर हमने जो 8 प्रकार पढ़ रहे हैं उसमें हमने पहला जो प्रकार कौन सा पढ़ा है, सप्रशी पढ़ा है। और सप्रशी आपको यदि व्यंजन वर्णों की संख्या पूछे तो संख्या कितनी बतानी है, 16 बतानी है। और सप्रशी या वर्गीयों की पूछे तो कितनी बतानी है, 25 बतानी है। सप्रशी 16 है कौन कौन से, तो क, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके अंदर एक तो पंचवर्ण हमने शामिल नहीं किया गया है। और एक आपको च वर्ग को विशेष रूप से याद रखना है। च जो वर्ग है वो उच्चारण के आधार पर क्या माना जाता है, सप्रश संग्रशी माना जाता है। और संग्रशी की संख्या पूछे तो ये कितने हैं, 4 है। और 4 कौन से हैं, स, श, श और है। इसके बाद में यदि हम चौथा बात करें, चौथा जो विभाजन किया गया है वो कौन सा किया गया है, नासिक है। नासिक। और नासिक में हमने ये पढ़ा है कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम जो वर्ण है, और पंचम जो वर्ण है वो उच्चारण के आधार पर क्या माना जाता है, नासिक माना जाता है। तो इन वर्णों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो क्या हो जाएगा, नासिक हो जाएगा। तो उच्चारण के आधार पर सप्रशी संख्या कितनी होगी, 16 हो गई। संग्रशी पूछे तो कितने हैं, 4 है। सप्रश संग्रशी पूछे तो कितने हैं, 4 है। और नासिक पूछे तो कितने हैं, 5 है। इसके अलावा जो पांचवा है, पांचवे की यदि हम बात करें तो पांचवा है परकंपित। पांचवा है परकंपित, या इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं। एक नाम और भी है इसका, लुंठित वर्ण। अब लुंठित वर्ण के अंदर हम देखें कौन कौन सा है, कौन से वर्ण आएगा या कौन सा नहीं आएगा। देखो हमने
जो पांचों जो वर्ग पड़े हैं, पांचों वर्ग के अंदर आ गए हैं, क वर्ग आ गए, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, प वर्ग आ गया और चार के आ गए उसम व्यंजन आ गए। अब हमारे पास चार वर्ण रह गए, तो यह रह गया, एक र, एक ल और एक व। इनका उच्चारण स्थान रह गया। इनके उच्चारण स्थान के आधार पर देखें तो यह र, ल, व। अब परकपित से तात्पर्य क्या है कि जब किसी भी वर्ण के उच्चारण के अंदर जो जीवे है वो जो हमारी जो तालु है वहां पर स्पर्श करती है और स्पर्श करने के बाद में मुख्य से हवा है जैसे लुढ़कर बाहर आ रही, इस प्रकार आती है, जीवा के अंदर बहुत अधिक कंपन सा होता है, वो वर्ण क्या कहलाता है? उच्चारण के आधार पर परकपित कहलाता है। और इस वर्ण की यदि आपको संख्या पूछे तो संख्या कितनी है? एक है। और एक वर्ण कौन सा है? यदि हम य, र, ल, व इनमें से उच्चारण करें तो जो र का जब उच्चारण करते हैं तो र के उच्चारण में जीवा में सबसे अधिक कंपन होता है और जीवा कई बार तालु से स्पर्श करती है, तो ये जो वर्ण है वो क्या कहलाता है? परकंपित कहलाता है। तो आपको पूछे परकंपित वर्ण कौन सा है, तो परकंपित वर्ण कौन सा है? र। तो र को परकंपित भी कहते हैं और कौन से कहता है? लुंठित वर्ण भी कहते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्पर्शी हो गया, संघर्षी हो गया, स्पर्श संघर्षी हो गया, नासिक हो गया और पांचवा कौन सा हो गया? परकंपित हो गया। छठे की हम बात करें तो छठा है पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक का होता है बगल से। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है कि पार्श्विक वर्ण के अंदर जो जीवे है वो आगे से मुड़कर जहां पर तालु से स्पर्श करती है और जो हवा है जो जीवा के दोनों और बगल से होकर निकलती है। तो हम इन चार वर्णों की बात करें तो इनका यदि हम उच्चारण करें य, र, ल, व, तो इसके अंदर ल जो वर्ण है उसका उच्चारण करते समय जो हवा है वो जीवा के बगल से या पास से होकर निकलती है, इसलिए ल का जो उच्चारण स्थान है वो क्या माना जाता है? पार्श्विक माना जाता है। तो उच्चारण के आधार पर आपको पार्श्विक वर्णों की संख्या पूछे वो कितनी है? एक है। और एक है कौन सा? ल। ये ल है जो उच्चारण के आधार पर ये क्या माना जाता है? पार्श्विक वर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार उच्चारण के आधार पर हमने 8 है, 8 में से स्पर्शी हो गए, संघर्षी हो गए, स्पर्श संघर्षी 4 है, नासिक कितने हैं? 5 है, परकंपित कितने हैं? 1 है, पार्श्विक कितने हैं? 1 है। अब सातवां है जिसे हम कहते हैं अर्धस्वर या संघर्षहीन। दो नाम है, अर्धस्वर या संघर्षहीन। इनकी यदि आपको संख्या पूछे तो इनकी संख्या कितनी है? 2 है। इन चार वर्णों में से र हमने कौन सा पढ़ा है? परकंपित है। और ल कौन सा है? पार्श्विक है। एक तो यह रह गया और एक वह रह गया। यह और वह दोनों ध्वनि है, इन्हें स्वर और व्यंजन के मध्य की ध्वनि माना जाता है, क्योंकि न तो इनमें अधिक घर्षण होता है और न ही जो प्राणवायु से अधिक रुककर मुख से बाहर निकलती है। इसलिए ये जो यह और वह ये दोनों जो ध्वनि है वो क्या कहलाती है? अर्धस्वर कहलाती है। मतलब हवा को बहुत अधिक कम क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। तो ये जो दो ध्वनियां है वो उच्चारण के आधार पर क्या मानी जाती है? अर्धस्वर या संघर्षहीन। वो कौन सी? एक तो यह है और एक कौन सी है? वह। तो इस प्रकार हमारे पास जो उच्चारण के आधार पर जो 8 वर्गीकरण हमने पढ़े थे, 8 में से कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं। 7 की बात करें, स्पर्शी हो गए, संघर्षी हो गए, स्पर्श संघर्षी हो गए, नासिक हो गए, पार्श्विक हो गए और एक कौन सा हो गया? अर्धस्वर या संघर्षहीन। अब यदि हम 8वें की बात करें तो 8वां जो वर्गीकरण किया गया है वो एक ध्वनि अलग से है जिसका नाम है ताड़नजात। ताड़नजात। और जिसका एक नाम है उत्क्षिप्त और एक नाम और भी ऐसे जिसे क्या कहते हैं? द्विगुणित कहते हैं। तीनों शब्दार्थी नाम है ताड़नजात, उत्क्षिप्त और द्विगुणित। यदि आपको ये पूछे कि हिंदी के अंदर ताड़नजात ध्वनियां कितनी है, उत्क्षिप्त ध्वनियां कितनी है, द्विगुणित ध्वनियां कितनी है? उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, मतलब जीविया हवा है वो एक बार रुककर जीविया फेंकी जाती है तो ये फेंका हुआ। तो उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। इन वर्णों की यदि आपको संख्या पूछे तो इनकी जो संख्या है वो संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। और 2 ध्वनि कौन कौन सी है? एक तो ये ड और एक ये ढ। ये 2 जो ध्वनि है वो हिंदी में अलग से ग्रहण की गई है। ड और ढ ये मूल रूप से तद्भव ध्वनि है और केवल इन दोनों वर्णों का जो प्रयोग है वो कहां पर किया जाता है? केवल तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। ये ड और ढ जो ध्वनि है ये ध्वनि क्या कहलाती है? ताड़नजात या उत्क्षिप्त या द्विगुणित ध्वनि कहलाती है।
एक तो हमने पंचवर्ण के अंदर जो ये पढ़ा है, पंचवर्ण के अंदर जिसका हम उच्चारण इस प्रकार अड़य के रूप में करते हैं, एक तो ये ध्वनि है और एक ये ध्वनि है, ये दोनों ध्वनियां अलग अलग है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो ध्वनि है ये तो कै वर्ण का जो पंचम जो वर्ण है जिसका अंक के रूप में उच्चारण होता है, जहां पर ये बिंदु क्या लगेगा, इस डय के आगे लगेगा। और ये जो ध्वनि है वो षडक वाला जो अड़य वो ध्वनि, ये जो ताड़नजात जो बिंदु है वो ध्वनि यहाँ पर ये है डय वाली। पंचवर्ण के अंदर यदि हमने ये लगा दिया है, कै वाले के अंदर ये लिख दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर पंचवर्ण के अंदर ये बिंदु क्या आएगा, यहाँ पर आगे आएगा, ये अंक के रूप में इसका उच्चारण है। और ये जो अड़य वाली जो ध्वनि है वो ध्वनि क्या कहलाती है, ताड़नजात या उत्क्षिप्त ध्वनि या द्विगुणित ध्वनि कहलाती है। तो ये केवल तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है, हिंदी से गृहीत ध्वनि है। तो ये डय और ढय अलग से ध्वनि है, ताड़नजात या उत्क्षिप्त। जो हमारे 44 वर्ण पढ़े हैं उन 44 वर्णों में से अलग ध्वनि है, 44 से अलग है ये डय और ढय। तो इस प्रकार हमने जो व्यंजनों का जो वर्गीकरण पढ़ा था, और वर्गीकरण के अंदर हमने 3 आधार रखे थे। 3 आधार की हम बात करें तो एक आधार तो हमने रखा था स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज का, एक हमने प्राणवायु के आधार पर, और एक हमने उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था। स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर हमने 2 प्रकार पढ़े हैं, एक तो अघोष, दूसरे कौन से हैं, सघोष हैं। हमने ये पढ़ा है कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, 13 है। 13 वर्ण है कौन कौन से, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा। यदि आपको सघोष ध्वनियां पूछे तो उनकी संख्या कितनी है, 31 है। और 31 है कौन कौन से, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्लस में य, र, ल, व, है और सभी स्वर। तो इस प्रकार ये 31 ध्वनियां वो तो क्या कहलाती है, सघोष कहलाती है, और 13 ध्वनियां क्या कहलाती है, अघोष कहलाती है। प्राणवायु के आधार पर हमने 2 प्रकार पढ़े हैं, और 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो अलप्राण है, दूसरे कौन से हैं, महाप्राण है। यदि अलप्राण और महाप्राण की यदि बात करें तो अलप्राण के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे और महाप्राण के अंदर कौन से आएंगे। तो हम संख्या पढ़ी है कि महाप्राण कुल ध्वनियां कितनी है, 14 है, और अलप्राण कुल ध्वनियां की संख्या पूछे तो कितनी है, 30 है। 30 और 14 इनमें हम देखें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्लस में य, र, ल, व, ये जो ध्वनियां वो क्या कहलाती है, अलप्राण ध्वनियां कहलाती है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, प्लस में स है, ये ध्वनियां क्या कहलाती है, महाप्राण ध्वनियां कहलाती है। और इसके अलावा सभी स्वरों की बात पूछे तो सभी स्वर क्या होते हैं, अलप्राण और सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अलप्राण भी होते हैं, और गुंजे नाद के आधार पर देखें तो वो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तीसरा हमने आधार पढ़ा था उच्चारण के आधार पर। हमने ये पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार से उनका विभाजन किया गया है। 8 की हम बात करें तो पहला है सप्रशीय। आपसे पूछे कि सप्रशीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 16 है। 16 में है कौन कौन से, तो हमने कै के अंदर 4 वर्ग, ये आगे टै वर्ग, च वर्ग नहीं है इसमें, टै वर्ग आ गया, तै वर्ग आ गया और पै वर्ग आ गया। इसके बाद आपको पूछे संघर्षी, संघर्षी की संख्या कितनी है, 4 है। 4 कौन से हैं, तो उसम वाले हमने स है, ये 4 क्या कहलाते हैं, संघर्षी कहलाते हैं। सपर संघर्षी की बात करें तो ये भी कितने हैं, 4 है। और 4 कौन कौन से, एक च, छ, ज और झ, ये 4 वर्ण क्या कहलाते हैं, सपर संघर्षी कहलाते हैं। और नासी की बात पूछे तो नासी के अंदर प्रत्येक वर्ग का जो पंचम जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जिनकी संख्या कितनी होगी, 5 होगी। न, मैं, ये अण, ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, नासिक है। उच्चारण के आधार पर ये क्या है, नासिक है। पांचों हमने पढ़ा है प्रकंपित या लुटित, जिन वर्ण के उच्चारण में जीवा में सबसे अधिक कंपन होता है, और वो वर्ण क्या कहलाता है, प्रकंपित कहलाता है। उसकी संख्या पूछे तो कितनी है, 1 है। और एक कौन सा है, र। जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जीवा तालु के 2-3 बार स्पर्श करती है, कंपन होता है, ये र के उच्चारण तो इसे प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी कहते हैं। पार्श्विक अर्थ क्या होता है, बगल होता है, कि जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो जीवा आगे से मुड़कर तालु से स्पर्श करती है, और जो हवा है वो जीवा के दोनों ओर से होकर निकलती है, बगल से निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 1 है। और एक है कौन सा, ल। इसके बाद में 7वां हमने पढ़ा है अर्धस्वर या संग्रहसीन। अर्धस्वर या संग्रहसीन की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है। और 2 कौन कौन से, एक तो ये और एक दूसरा कौन सा है, व। ये अर्धस्वर माने जाते हैं, मतलब स्वर और व्यंजन के मध्य की ध्वनि मानी जाती है, इसलिए इनके उच्चारण के आधार पर ये अर्धस्वर या संग्रहसीन कहते हैं। और 8वां जो वर्गीकरण हमने पढ़ा है ताड़नजात या उत्क्षिप्त या द्विगुणित वर्ण है, इनकी यदि आपको संख्या पूछे तो कितनी है, 2 है। और 2 कौन सी है, ड और ढ। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है, ड और ढ। हम इनके बारे में पढ़े, इनका प्रयोग कहां पर होगा और कहां पर नहीं होगा। एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है, इनका प्रयोग केवल तद्भव शब्दों में नहीं होगा।
जब हम तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रखना है डै और ढै ये ध्वनि केवल हिंदी में की ध्वनि है और इनका प्रयोग केवल तद्भव शब्दों में होगा, तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होगा। तो हमें इनके बारे में पढ़ते हैं कि डै और ढै का कहां पर प्रयोग होगा और कहां पर प्रयोग नहीं होगा। ये जो हमने ताड़नजात दो ध्वनि पढ़ी थी, एक तो ये डै और ये ढै, इनका प्रयोग आपको कहां पर करना है और कहां पर नहीं करना है विशेष रूप में हम देखें तो इनको आपको ध्यान में रखना है। एक तो इनका जो प्रयोग है वो केवल तद्भव शब्दों में करना है। कहां पर है? तद्भव शब्दों में। हम तद्भव तत्सम के बारे में पढ़ेंगे जहां पर जो तद्भव शब्द है मतलब जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है लेकिन उनका रूप परिवर्तन हो चुका है, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो एक तो इनका प्रयोग कहां पर होगा? तद्भव शब्दों में इनका क्या होगा? प्रयोग होगा। एक आपको ध्यान ये रखना है कि इन दोनों ध्वनियों का जो प्रयोग है वो शब्दों के आरंभ में नहीं होगा। कोई भी आपका शब्द है शब्दों के आरंभ में, शब्द के आरंभ या प्रारंभ में इन दोनों ध्वनियों का प्रयोग नहीं होगा। समझने के लिए हम देखें जिस प्रकार कोई शब्द दे रखा है आपको, ये ढोलक दे रखा है, शब्द शुद्धि के आधार पर हम करें एक तो ढोलक ये दे रखा है और एक ढोलक के नीचे ये ताड़नजात बिंदु लगा के दे रखा है और आपको पूछे दोनों के अंदर शुद्ध शब्द कौन सा है? 1 नंबर और 2 नंबर की यदि हम शुद्ध की बात करें तो 1 नंबर और 2 नंबर। तो यहाँ पर जो ये ताड़नजात बिंदु लगा रखा है ढै, इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में कहीं नहीं होगा। तो शब्द के आरंभ में इसका प्रयोग कहीं नहीं होगा। तो शब्द शुद्धि के आधार पर देखें तो ये शब्द क्या है? अशुद्ध है और ये शब्द क्या माना जाएगा? शुद्ध माना जाएगा। इसी प्रकार यदि हम कोई अन्य शब्द देखें जिस प्रकार ढक्कन शब्द है, ये लिखा हुआ है ढक्कन। एक तो ढक्कन आपको परीक्षा में इस प्रकार दे रखा है और एक ढक्कन के नीचे ये ताड़नजात बिंदु लगा के दे रखा है और दोनों में आपको यदि शुद्ध शब्द की बात पूछे तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? 1 नंबर या 2 नंबर। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा होगा? 1 नंबर होगा, 2 नंबर नहीं होगा क्योंकि शब्द के आरंभ में इन दोनों ध्वनियों का प्रयोग नहीं होगा। एक बात आपको ये ध्यान में ये रखनी है कि कोई अंग्रेजी शब्दावली का यदि कोई शब्द है, अंग्रेजी शब्दावली या शब्द का यदि कोई शब्द इस प्रकार आ रहा है अंग्रेजी भाषा का, तो उसमें भी इन दोनों ध्वनियों का प्रयोग नहीं होगा। जिस प्रकार एक शब्द दे रखा है आपको बॉडी, एक तो ये दे रखा है और एक बॉडी इस प्रकार दे रखा है जिसके नीचे ये ताड़नजात बिंदु दे रखा है और आपको पूछे दोनों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो जो शब्द है ये आगत शब्द है, मतलब अंग्रेजी भाषा वाला शब्द है। तो यहाँ पर बॉडी और हम बॉडी की बात करें तो यहाँ पर ये शब्द क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा और ये ताड़नजात बिंदु वाला ये शब्द है ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार कोई शब्द दे रखा है बोर्ड और एक बोर्ड इस प्रकार दे रखा है, लिख रखा है। तो दोनों के अंदर हम देखें तो यहाँ पर है तो ये बोर्ड वाला जो शब्द है ये क्या है? शुद्ध है और ये शब्द यहाँ पर क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। तो ये डै और ढै ताड़नजात ध्वनि है, ये विशेष रूप से आपको याद रखनी है। एक तो तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है, तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होगा। ये कोई भी आपको शब्द जिस प्रकार मिल जाएगा तो ये शब्द हमेशा क्या होगा? तद्भव होगा। इस प्रकार ये शब्द आ जाए पापड़ और आपको पूछे ये शब्द तत्सम है या तद्भव है, तो आपको ध्यान में ये रखना है डै और ढै ताड़नजात ध्वनि है तो इसका मतलब ये शब्द तत्सम कभी नहीं होगा। क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन ये पापड़ तद्भव है तत्सम में पूछे तो ये शब्द हमेशा क्या होगा? तद्भव होगा। और इसका तत्सम रूप पूछे तो तत्सम रूप क्या होता है? परपट होता है। क्या होता है? परपट होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार कोई शब्द आ जाए लोमड़ी, ये लोमड़ी जो शब्द है और आपको पूछे ये लोमड़ी जो शब्द है ये तत्सम है या तद्भव है, तो आपको सीधी सी पहचान यही है कि यहाँ पर ये ताड़नजात बिंदु वाले डै और ढै का यदि कहीं पर प्रयोग हो रहा है वो शब्द हमेशा क्या होता है? तद्भव होता है, तत्सम शब्द नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये लोमड़ी जो शब्द है वो क्या होगा? तद्भव होगा और इसका तत्सम रूप पूछे तो तत्सम रूप क्या हो जाता है? लोमसा हो जाता है। क्या हो जाता है? लोमसा। तो इस प्रकार डै और ढै का प्रयोग कहां पर होगा और कहां पर नहीं होगा? तो एक तो तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग, एक शब्दों के आरंभ में इनका प्रयोग नहीं होगा। अंग्रेजी शब्दावली का, अंग्रेजी भाषा का यदि कोई शब्द है तो भी इनका प्रयोग नहीं होगा। एक विशेषता और देखें तो इससे पहले ठीक पहले कोई उपसर्ग आ रहा है। इस प्रकार कोई शब्द दे रखा है आपको नीडर, ये दे रखा है, इसके अंदर नी प्लस में क्या है? डर है। एक तो नीडर इस प्रकार लिख रखा है और एक नीडर आपको इस प्रकार दे रखा है। दोनों में यदि हम शुद्ध शब्द की बात करें तो पहला क्या है? शुद्ध है, दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा।
तो इसका तात्पर्य ये है कि इससे ठीक पहले यदि कोई उपसर्ग आ रहा है तो भी इन ध्वनियों का प्रयोग नहीं होगा। तो हमने 4 विशेषता इनकी पढ़ी, इनका प्रयोग नहीं होगा। अब इनका प्रयोग कहां पर होगा? तो या तो शब्द के मध्य में होगा या फिर शब्द के क्या होगा? अंत में होगा। जो तद्भव शब्द है उनके मध्य या अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? इस ताड़नजात या उत्क्षिप्त या द्विगुणित वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने कुछ विशेषता डय और ढय के बारे में पढ़ी है। तो हमने वर्ण विचार के बारे में पहला हमारा जो बिंदु था, पहला टॉपिक था वर्ण विचार, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। उसका वर्णों की संख्या हमने पढ़ ली है, वर्णों के जो भेद हैं वो हमने पढ़ लिए हैं कि वर्णों के कितने भेद हैं, उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, कुल वर्णों की जो संख्या है या मानक जो वर्ण 52 है उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं। इसके बाद में स्वरों का विभाजन है, हमने 8 प्रकार से स्वरों का विभाजन किया है, वो भी हमने विस्तार से पढ़ा है। व्यंजन शब्द की व्याख्या हमने पढ़ी है, उसकी परिभाषा हमने पढ़ ली है, उसका जो वर्गीकरण एक उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा है, और एक हमने प्रयत्न विधि का आधार रखा है। प्रयत्न विधि के आधार पर हमने 3 उपभेद किए, एक हमने कंपन के आधार पर स्वरतंत्री में होने वाला कंपन, एक प्राणवायु और एक उच्चारण के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर हमने 8 प्रकार पढ़े हैं, सपर्शी, संग्रसी, सप्रसंग्रसी, नासिक, प्रकंपित और पार्श्विक और ताड़नजात या अर्धस्वर या संग्रसी। और डय और ढय का विशेष प्रयोग कहां पर किया जाता है इसके बारे में भी हमने बातें पढ़ ली है। तो वर्ण विचार से संबंधित हमारे 5 वीडियो हो चुके हैं और इन वीडियो को आप विस्तार से देखना, और परीक्षा के समय कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है तो इनमें से आप पढ़कर इसका आप स्पष्ट रूप से उत्तर दे सकते हो। धन्यवाद।